कहानी की शुरुआत होती है जिनवू नाम के एक ई रैंक हंटर से, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जिनवू को ये बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पिता की मौत के बाद वह अकेला ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। उसकी माँ कोमा में है और बहन की पढ़ाई का बोझ उसी के कंधों पर है। इसलिए चाहे जितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह हर दिन मौत का सामना करता है, खतरनाक डंजरों में उतरता है ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार का गुजारा चला सके। लेकिन एक दिन जब एक डंजन में साथी हंटर उसे मरता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, वही पल उसकी किस्मत बदल देता है। उस दिन जिनवू की सेकंड अवेकनिंग होती है। अब वह एक ऐसा अनोखा हंटर बन चुका है जो अपने रैंक खुद लेवल अप कर सकता है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला इकलौता हंटर है। कहानी फ्लैशबैक में 3 साल पहले के एक घटनाक्रम से शुरू होती है। एक आइलैंड पर भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां कई हंटर्स खतरनाक एंड मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। ये आंट इतने शक्तिशाली हैं कि हंटर्स के हमलों का उन पर कोई असर नहीं होता। वे बड़े आसानी से हंटर्स को हरा देते हैं और कईयों को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। इसी दौरान एक हंटर जो लगभग मरने ही वाला होता है, उसे एक हीलिंग हंटर समय पर पहुंचकर बचा लेता है और उसके घाव भी तुरंत ठीक कर देता है। लेकिन तभी और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर हमला करने लगते हैं। तभी 3 एस रैंक हंटर्स वहां पहुंचते हैं और इन दानवों का सामना करते हैं। इस लड़ाई के बीच एक विशाल सफेद एंट मॉन्स्टर प्रकट होता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि यही इन मॉन्स्टर्स का लीडर है। 2 एस रैंक हंटर मिलकर भी उससे लड़ते हैं, लेकिन तब भी उसे पराजित कर देते हैं। मगर तभी और भी ज्यादा सफेद आंट्स वहां आ जाते हैं और सभी समझ जाते हैं वो मॉन्स्टर तो बस एक सामान्य कमांडर था। अब हंटर्स अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और उन सबको खत्म कर देते हैं। इनके भीषण लड़ाई में जबरदस्ती होती है। इनकी लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि शहर से भी देखी जा सकती है। इसी बीच एक और एस रैंक हंटर जिसका नाम चोई है, अपनी हंटर आर्मी के साथ वहां समय पर पहुंचता है। वहां सैकड़ों की संख्या में एंट मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, लेकिन चोई अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को साफ कर देता है। हालांकि बड़ी चींटियां अब भी आगे बढ़ रही होती हैं और उन्हें रोकने के लिए बाकी हंटर्स आगे आते हैं। इस दुनिया में लगभग 10 साल पहले रहस्यमयी पोर्टल्स प्रकट होने लगे थे, जो दूसरे डायमेंशन से जुड़े हुए हैं। इन पोर्टल्स के अंदर ऐसे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर होते हैं जिन पर सामान्य हथियारों का कोई असर नहीं होता। ऐसे खतरों से निपटने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है, वो लोग जिनमें मैजिकल पावर जाग चुकी होती है। हंटर्स की ताकत के अनुसार उन्हें अलग अलग रैंक्स दिए जाते हैं, S, A, B, C, D और E, जिनमें S रैंक सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं और सबसे निचले पायदान में होते हैं E रैंक, जहां से जिनवू की कहानी शुरू होती है। इस दुनिया में एक बार जब किसी इंसान की शक्तियां अवेक हो जाती हैं, तो वह कितनी भी ट्रेनिंग क्यों न कर ले, अपनी रैंक या ताकत वो खुद से नहीं बढ़ा सकता। हंटर्स को अपनी शुरुआत में जो भी रैंक मिलती है, वो उसके रैंक में बंधे रह जाते हैं और इसलिए ई रैंक हंटर्स को सबसे वीक माना जाता है। अब कहानी लौटती है वर्तमान में। कई हंटर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं एक नए डंजन रोड के लिए। भीड़ में संग जिनवू भी शामिल है। उसे देखकर सब हंसते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देख, संग जिनवू भी आया है। ओ, क्या वो बहुत स्ट्रांग है? कोई पूछता है। हाँ, स्ट्रांग। अरे उसका तो निकनेम है द वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब है कि ये डंजन भी बहुत आसान होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ज्यादा मत बोलो, कहीं वो सुन ना ले। जिनवू पीछे खड़ा ये सब बातें साफ साफ सुन रहा होता है। अरे जब मैं सुन ही रहा हूँ बेवकूफो, तुम्हें चुप रहने की क्या जरूरत, ऐसा वो सोचता है। उसी समय जूही नाम की एक हंटर वहां पहुंचती है और जिनवू को डांटने लगती है, क्योंकि वो फिर से घायल हो गया था। अब की बार फिर से घायल? क्या किया तुमने? वो पूछती है। जिनवू जवाब देता है, असल में चोट एक ही रैंक डंजन में लग गई थी। मेरे अलावा किसी को एक खरोच तक नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं थी, क्योंकि उनके साथ एक हाई रैंक हंटर था। एक हाई रैंकर का होना मतलब ये तो नहीं है कि हीलर को ही न ले जाएं, जो ही कहने वाली होती है, लेकिन जिनवू उसे रोक देता है। नहीं, कोई बात नहीं, वो मुस्कुराकर कहता है। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ही कमजोर हूँ और अब तो आदत सी हो गई है। जूही चुप हो जाती है। इसके बाद सभी हंटर्स रेड के लिए तैयार होते हैं। वहाँ एक हंटर खड़ा होता है, मिस्टर सॉन्ग, जो सबके सामने कहता है, मैं इस पार्टी का लीडर बनना चाहता हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति? क्योंकि वह सबसे ताकतवर होता है, सभी आसानी से मान जाते हैं। फिर सभी एक एक डंजन के भीतर दाखिल होने लगते हैं। जिनवू रुककर अपनी छोटी सी नाइफ को देखता है और सोचता है, ये ब्लेड
इसमें ना के बराबर मैजिकल एनर्जी है, लेकिन मेरी कमाई से मैं सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो कुछ तो है ना होने से बेहतर। फिर वह भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वह एक छोटे मॉन्स्टर को हरा देता है और बदले में उसे एक माना क्रिस्टल मिलता है। डंजनों में मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उनसे ऐसे क्रिस्टल और जेम्स मिलते हैं जिन्हें हंटर्स गिल्ड को देकर अच्छे पैसे मिलते हैं। इनसे मैजिकल वेपन्स और शक्तिशाली आइटम्स बनाए जाते हैं जो बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के काम आते हैं। जितना शक्तिशाली मॉन्स्टर उतनी ही कीमती उसकी लूट। अचानक एक गॉब्लिन जिन्वू पर हमला करता है। वो जैसे तैसे उसका हमला ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी नाइफ पर एक दरार आती है। जिन्वू लगातार डॉज करता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है गोब्लिन उस पर हमला कर देता है, मगर इस दरार की वजह से नाइफ टूट जाती है। अब वह गोब्लिन उस पर पूरी ताकत से वार करता है और जिन्वू पूरी तरह घायल हो जाता है। तभी एक और हंटर समय पर पहुंचता है और उसे बचा लेता है। वह तुरंत जूही को आवाज देता है, जल्दी इसे हील करो। जूही बिना समय गंवाए जिन्वू को हील करने लगती है। इसी बीच बाकी हंटर्स मिलकर डंजन के अंदर के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कुछ ही देर में वे मिलकर इस डंजन के बॉस के मॉन्स्टर को मार देते हैं और कुछ ही देर में वे मिलकर इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। डंजन की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिन्वू अकेले एक कोने में बैठा हुआ था, मायूस और थका हुआ। सब कुछ खत्म, बस एक ई रैंक क्रिस्टल ही मिला। क्या इसके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी? उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही होती है। तभी एक हंटर सबको आवाज देता है, यहाँ एक और केव है, जल्दी यहाँ आओ। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। डंजन का बॉस तो पहले ही मारा जा चुका था, फिर भी पोर्टल बंद नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, यहाँ डबल डंजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोटोकॉल कहता है कि तुरंत हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट किया जाए और उनके निर्देशों का इंतजार किया जाए। लेकिन अगर रिपोर्ट कर दी तो सारा खजाना भी एसोसिएशन को मिल जाएगा। अरे यार, ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन है, इसमें डरने की क्या बात है, ऐसा किसी ने कहा। लेकिन अगर ये सच में डबल डंजन निकला और खतरनाक हुआ तो कुछ लोग इससे चिंतित भी थे। आखिर में यह तय किया गया कि वोटिंग होगी। 6 हंटर्स अंदर जाने के पक्ष में थे और 6 खिलाफ थे। अब सबकी निगाहें जिन्वू पर थी। फैसला अब उसी के हाथ में था। वो खुद से सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है एक डी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। पापा के जाने के बाद मैं ही घर का अकेला कमाने वाला हूँ। माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं अंदर जाना चाहता हूँ, जिन्वू ने आखिरकार कहा। अब दृश्य बदलता है। हम एक खास फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां हाल ही में अवेकन हुए ह्यूमंस अपनी मैजिकल एबिलिटीज का टेस्ट करा रहे होते हैं। बाहर गिल्ड एजेंट्स खड़े हैं जो टैलेंटेड हंटर्स को अपनी अपनी गिल्ड में शामिल करने की फिराक में हैं। उनमें से एक व्यक्ति किसी को कॉल करता है, एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक्स हमारी टीम में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिस्टर चोई, जेंडर और उम्र को भूल जाओ, बस टैलेंट देखो, वो कहते हैं। यस सर, एजेंट जवाब देता है। और सर, आप जानते ही हैं हमारी 4 से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है मोहाली की सड़कों पर। कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने आ जाती है चाहे इन। वह एक झटके में चोरों के पर्स को छीनकर वापस ले लेती है, लेकिन अब वह पर्स वापस करने जाती है तभी भीड़ उसका चेहरा पहचान लेती है। सब उसकी घेर लेते हैं और कैमरे में चिल्लाहटें और फोटोज लेने लगते हैं। घबराकर चा एक छलांग लगाती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर डंजन में सभी हंटर्स सब उस रहस्यमयी केव के अंदर जा चुके हैं। जिन्वू जूही से माफी मांगता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अंदर आना पड़ा, तुम ठीक हो? जूही नाराज होकर कहती है, ठीक? अगर उस मॉन्स्टर का वार थोड़ा ऊपर लगता तो तुम मर चुके होते जिन्वू। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें हील करने में मुझे कितनी मुश्किल हुई? जिन्वू समझ जाता है कि अब तक वो जिंदा है तो सिर्फ बी रैंक हीलर जूही की वजह से। वह फिर से शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। जूही हल्के मुस्कान के साथ कहती है, अगर सच में माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी डिनर पर लेकर जाओ। पास खड़ा एक हंटर चौंकते हुए कहता है, ओहो, इस नल्ले की भी तो कोई गर्लफ्रेंड है। जैसे जैसे हंटर उस रहस्यमय डंजन के भीतर बढ़ते हैं, अचानक वे एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा दरवाजा, ये कोई आम चीज नहीं है, एक हंटर हैरानी से कहता है। किम मुस्कुराता है, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। उधर शहर में हंटर बनने वाले नए लोगों को हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की एक वीडियो दिखाई जा रही होती है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में लगभग 10 साल पहले आए थे, लेकिन आज भी इनके पीछे की कई रहस्यमयी बातें अनसुलझी है। एक हंटर के तौर पर अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है, हर पल सतर्क रहना। लेकिन इन नई बनी टीम के हंटर्स को देखकर लगता है जैसे इन्होंने ये बात भुला दी हो।
क्योंकि वो सभी बिना कुछ सोचे समझे एक अजीब अनजाना और डरावने कमरे में घुसते हैं। कमरे में घुसते ही चारों तरफ उन्हें पुराने पुराने स्टैचूज नजर आते हैं, जैसे वो सदियों से यहीं खड़े हों। जूही घबराई हुई सी कहती है, ये सब कुछ सहन नहीं लग रहा। जिनवू सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था। सोंग जमीन पर कुछ देख कर रहा था, एक मैजिकल सर्कल। तभी दीवार पर एक टैबलेट दिखती है जिस पर कुछ लिखा होता है। सोंग पढ़ना शुरू करता है, भगवान की पूजा करो, भगवान की प्रशंसा करो और भगवान पर विश्वास करो। जिनवू अचानक बोलता है, मैंने उस स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा, वे हमें जैसे देख रहा था। और तभी जिस दरवाजे से वे आए थे वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। सभी हंटर्स घबरा जाते हैं। यही वजह थी कि मैं नहीं जाना चाहता था। एक हंटर चिल्लाता है, ये सारा ट्रेजर तुम्हारा है, मैं तो निकल रहा हूँ। जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागता है, एक स्टैचू उस पर हमला करता है और अगले ही पल उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता है। सब के सब हंटर्स डर के मारे कांपने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, फिर भी एक पल में मारा गया। जिनवू अचानक जूही की बातें याद करता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक बड़ा स्टैचू सीधे उसकी ओर देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। ये तो बस एक ई रैंक डंजन था, लेकिन ये जगह तो किसी नर्क से कम नहीं है। वो याद करता है उसका पहला मिशन टीम से अलग हो गया था और एक ई रैंक मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। 4 हफ्ते उसने हॉस्पिटल में बिताए थे। एक बार तो मेज में फंसा और भूख से मरते मरते बचा। मैंने तब से सीखा है कि मेरे लिए हर मिशन, हर डंजन जिंदा रहने की एक जंग है। हंटर्स अपने बेहतर गियर्स और वेपन्स पर पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि हर अगली लड़ाई पिछली से ज्यादा खतरनाक होती है। और अब इस डंजन में जिनवू के सामने है एक खौफनाक सच और एक मौत का खेल, जहां नियम सिर्फ एक है, भगवान को मानो वरना मरो। जिनवू अपने हाथ में पकड़ी हुई सस्ती सी नाइफ को देखता है और सोचता है, अगर ये भी टूट गई तो मुझे मॉन्स्टर से हाथों से ही लड़ना होगा। उसके पास ना तो कोई स्ट्रॉन्ग गियर है और ना ही कोई बैकअप। उसे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, हर लूप होल, हर खतरे को भांपना पड़ता है ताकि वो किसी तरह पैसे कमा सके। शायद इसी अल्टरनेट्स की वजह से वो पहले खतरे का आभास कर लेता है और वो तुरंत चिल्लाता है, सब लोग नीचे झुक जाओ। और ठीक उसी पल एक स्टैचू की आंख से तेज आग की किरण निकलती है जो सीधे एक हंटर से टकराती है और उसे पल भर में राख बना देती है। यहाँ तक कि जमीन भी उस लेजर से पिघल जाती है। जिनवू किसी तरह जूही को बचा लेता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सबके मन में एक ही डर, क्या हम यहीं फंस गए हैं? क्या बचने का कोई रास्ता नहीं? जिन सबको सख्त लहजे में आदेश देता है, कोई अपनी जगह से मत हिलना वरना स्टैचू फिर से हमला करेगा। जूही अब भी कांप रही थी। वह कहती है, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट ना देखी होती तो हम सब मर गए होते। तभी जिन को दिखता है कि मिस्टर सोंग का एक हाथ कट चुका है। वो बिना कुछ कहे उसका जख्म बांधने लगता है। वो सोचता है जूही एक बी रैंक हीलर है, लेकिन उसका मानसिक स्टेटस इतना वीक है कि वो सिर्फ सिंपल रेड्स का हिस्सा बनती है। मैंने कई बी रैंक डंजन देखे हैं, लेकिन हमारे सामने जो है वो एक एस रैंक से कम नहीं लगता। तभी उसे टैबलेट पर लिखी बातें याद आती है, भगवान की पूजा करो, उसकी प्रशंसा करो और उस पर विश्वास रखो। उसे लगने लगता है कि शायद वह बड़ा स्टैचू इस डंजन का भगवान है। एक हंटर खड़ा होकर कहता है, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं इसके अटैक से पहले भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे वो भागता है, स्टैचू उससे भी तेज निकलकर उसे पल भर में खत्म कर देता है। अब सभी हंटर्स और ज्यादा डर जाते हैं। अगर यह हमें मार सकता है तो अब तक जिंदा क्यों छोड़ा है? मिस्टर सोंग याद दिलाते हैं, पहली कमांड ये थी कि भगवान की पूजा करो। तभी जिनवू किसी तरह हिम्मत करता है और स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। जैसे उसका सिर झुकता है, स्टैचू शांत हो जाता है। जिन सबको आदेश देता है, सब स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। जब तक हमारे सिर एक हाइट से नीचे हैं, वो कुछ नहीं करेगा। जैसे सभी घुटनों के बल बैठते हैं, स्टैचू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सभी को लगने लगता है कि खतरा टल गया है। एक हंटर खड़ा होता है और बाकी भी उठने लगते हैं। लेकिन तभी स्टैचू दोबारा मूव करने लगता है। अब की बार वो उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरा कमांडमेंट, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। जिनकी बात सुनकर एक हंटर आगे आता है और स्टैचू की तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों में गलती होती है और स्टैचू से बेरहमी से कुचल देता है। अगले ही पल वो एक और लड़की को कुचल देता है। अब सभी हंटर्स डर से भागने लगते हैं। पार्क सोचता है, मैं मर नहीं सकता, मेरी फैमिली है, मुझे जीना है। लेकिन जैसे ही वो एक और स्टैचू के पास जाता है, वो स्टैचू उसे बीच से ही काट देता है। अब सवाल उठता है, हम आखिरकार इसकी प्रशंसा कैसे करें? ये भगवान है या कोई राक्षस? जिनवू धीरे धीरे नोटिस करता है कि कुछ स्टैचू के हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जबकि बाकी के हाथों में वेपन्स। वो फौरन सबको चिल्लाकर कहता है, इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ।
मिस्टर सॉन्ग सबसे पहले एक म्यूजिकल स्टैचू के पास जाता है और जैसे ही वो उसके पास खड़ा होता है वो स्टैचू संगीत बजाने लगता है। बाकी हंटर्स भी तेजी से उन स्टैचूज के पास जाकर खुद को बचाते हैं। जिन्वू जूही को लेकर एक स्टैचू के पास खड़ा होता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि एक स्टैचू को मान्यता देता है। वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू की तलाश में दौड़ पड़ता है, लेकिन इसी दौरान गलती से एक वेपन वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका एक पैर काट देता है। फिर भी जिन्वू हिम्मत नहीं हारता, वो लंगड़ाते हुए किसी तरह दूसरे म्यूजिकल स्टैचू तक पहुंचता है और जैसे ही वहां खड़ा होता है स्टैचू म्यूजिक बजाने लगता है और वो विशालकाय मुख्य स्टैचू वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। जूही दौड़कर जिन्वू के पास आती है। उसका पैर बुरी तरह कट चुका होता है। वह उसे हील करने की कोशिश करती है लेकिन इससे खुद ही घायल होने लगती है। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को दोस्त लेने लगते हैं। लीडर होने के नाते सारी जिम्मेदारी उसकी बनती है। सॉन्ग भी अपनी गलती को मान लेता है और तभी वो विशाल स्टैचू अपना हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक अल्टर प्रकट हो जाता है। जिन्वू कहता है ये अल्टर बलिदान के लिए है और तीसरी कमांडमेंट थी भगवान पर विश्वास करो। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो सॉन्ग की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मिस्टर सॉन्ग अकेले उस अल्टर की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो पास पहुंचते हैं वहां आग जल उठती है। वो जिन से पूछते हैं अब क्या करना है, लेकिन जिन्वू खुद उलझन में होता है। वो कुछ हंटर से कहता है कि उसे भी अल्टर तक पहुंचाए। जैसे ही वो वापस पहुंचते हैं अल्टर के तीनों ओर आग की लपटें उठती है और चारों तरफ एक नीले रंग का जादुई घेरा बन जाता है। जिन सोचता है अगर हम रुक गए तो ये स्टैचू हमें मार देंगे। इस डंजन को खुले 7 दिन हो चुके हैं और अगर पोर्टल 7 दिन तक खुला रहा तो उसका बैरियर टूट जाएगा और सभी मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में घुस जाएंगे। बाहर की दुनिया में जिनकी छोटी बहन अपनी माँ से मिलने अस्पताल आती है जो कोमा में है और उसे अपने दिन की बातें बताती है। ये नहीं जानती कि जिन्वू अंदर मौत से लड़ रहा है। अंदर जिन बाकी हंटर्स को बुलाता है ताकि अल्टर की बलिदान प्रक्रिया पूरी हो। जैसे ही वो आते हैं दो और आग की लपटें उठती है और घेरे का रंग और गहरा हो जाता है। तभी जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जैसे ही सब लोग बाहर जाने की सोचते हैं एक नीली फ्लेम बुझ जाती है और उसके साथ ही सभी स्टैचू अचानक उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जिन्वू देखता है कि जिन स्टैचू पर उसकी सीधी नजर पड़ती है वो स्टैचू चलना बंद कर देता है, यानी उसकी नजरें ही एकमात्र हथियार हैं। तो सब लोगों से कहता है कि वो स्टैचू को देखते रहें, तभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है जिससे दरवाजा थोड़ा बंद हो जाता है। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा था वो भी भाग जाता है। जिन सबको रोकते हुए कहता है यहीं रुके रहो, ये ब्लू फ्लेम शायद टाइम के साथ बुझ रही हैं। गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है, अगर हम अंत तक रुके तो शायद बच सकते हैं। लेकिन किम कहता है अगर फ्लेम बुझते ही स्टैचू ने हमला कर दिया तो फिर भी वो जिन की मदद के लिए उसका शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है। अब बस 3 लोग बचे थे, सॉन्ग, जिन और जूही। सॉन्ग जूही को ले जाने के लिए कहता है लेकिन उसका मान यूजी ज्यादा हो चुका था जिससे उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। जिन कहता है मेरे पैर वैसे भी कट चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जूही उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपने क्रिस्टल लेकर कहता है माफ करना, डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, बाहर आकर पैसे वापस लेना। तभी सॉन्ग जूही को बेहोश करके दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जिन सोचता है शुक्र है सिर्फ मैं मरूंगा, काश और इंश्योरेंस ले लेता ताकि मेरी फैमिली की मदद हो जाए। वो एक तलवार उठाता है और कहता है कोई न कोई मेरे साथ जरूर आएगा, लेकिन इतने बड़े स्टैचू के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। स्टैचू से मारने लगते हैं, उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो सोचता है मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था। तभी एक स्टैचू उसे छाती में वार कर अपने वेपन पर टांग देता है और उसे अल्टर के सेंटर में फेंक देता है। तभी एक स्क्रीन सामने आती है, न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है, आपने प्लेयर बनने की सभी क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली हैं, क्या आप एक्सेप्ट करना चाहोगे? नहीं किया तो दिल 0.2 सेकंड में बंद हो जाएगा। जिन यस कहता है। 3 दिन बाद उसे होश आता है, वो अस्पताल में है, उसके हाथ पैर सब सही सलामत हैं। उसे लगता है ये सब एक बुरा सपना था। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं, एक का नाम वो और दूसरा कैंग। वो बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिन जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि दोनों जिंदा है, लेकिन सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है और शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही की मानसिक हालत काफी खराब है, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए।
तुम्हारी पूरी टीम से सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है, लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर हैं। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई, वहां हमें तुम मिले, लेकिन जैसा बाकी के सर्वाइवर्स ने बताया था, वहां कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहां कोई डेड बॉडी न मिलती तो हम ये सारी चीजें झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते। पर ऐसा नहीं है जिनवू। क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाता, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बनते हैं। वो उनके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिनवू खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन्हें इसलिए लग रहा था कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचू बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। तो वहाँ कोई ई रैंक हंटर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, इसलिए ए रैंक या एस रैंक होना हो सकता है, लेकिन उसका लेवल सिर्फ 10 दिखाता है, यानी वो अभी भी ई रैंक पे ही है। किसी भी ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 आता है, इसका तो 10 है। ये तो एक आम आदमी है, उन्हें समझ नहीं आता कितना कमजोर आदमी वहाँ से बाहर कैसे आ गया। इन सालों ने फालतू में ही मुझे एक्साइटेड कर दिया, और लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे। तभी उससे मिलने उसकी बहन पहुंच जाती है और उसे डांटने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन जीना को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, जीना जो कि उसकी बहन है। अच्छा जीना, एक बात बताओ, तुमने तो काफी गेम्स खेले हैं, है ना? अनरीड मैसेजेस को कैसे खोलते हैं? तुम्हें मैसेजेस को बस ओपन करना होगा। मैसेजेस ओपन, उसके इतना कहते ही उसके मैसेजेस खुल जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वो उसकी हालत बढ़ाने के लिए है, पर अगर उसने इसे फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। पर उसे कुछ नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। वो तो अपने डेली क्विस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे क्विस्ट में उसके काफी सारे गोल्स थे, जैसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना। अगर उसने इसे कंप्लीट नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। अब मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं कवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में क्या मैं यहाँ पर दौड़ूं? मुझे सोने दो। मुझे दूसरी तरफ चोई चाही को कह रहे थे कि वो एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जा रही है। इस रेड से वो अपने नए रिक्रूट्स को ट्रेन और टेस्ट करने वाले हैं और उनके हिसाब से इस जॉब के लिए चो ही सबसे बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सबको वो तुम्हें देखकर खुद ही सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं हैं। हंटर्स का लेवल भले ही ना बढ़ा सकता हो, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल तो इम्प्रूव की जा सकती है। वहीं किसी और जगह एक और पोर्टल खुल जाता है जो कि रास्ते के बीचों बीच था। वहीं हॉस्पिटल में जिन सो रहा होता है, तभी रात के 12 बज जाते हैं और नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और जैसे ही वो बेड से गिरता है वो देखता है कि एक डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहां उसका पीछा एक सेंटीपेड मॉन्स्टर कर रहा है। और सामने की स्क्रीन से उसे पता चलता है कि डेली क्वेस्ट पूरा न करने की सजा के तौर पर उसे 4 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ नर्सेस हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन वहाँ नहीं है और उसे ढूंढने लगती हैं। वहीं जिनवू अभी भी उस मॉन्स्टर से कर भाग ही रहा होता है और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन ठीक वक्त पर टाइम रहते उसका टाइमर खत्म हो जाता है और पेनल्टी खत्म होते ही वो वापस से उस हॉस्पिटल में आ जाता है। टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, पर वो पहले ही बेहोश हो चुका होता है। कुछ दिन बाद जिन अपनी बहन को बता रहा है कि थोड़े दिन में ही वो घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर आता है, लेकिन जूही वहां से जाने को मना कर देती है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि जिनवू पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है। जिनवू को होश में आए आज चौथा दिन था और अब उसे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी हैं। पहला, ये स्क्रीन कोई इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा, अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता हूं तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी, जिससे मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाता हूं। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें मैं उन एबिलिटीज में डाल सकता हूं जिन्हें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं। जब भी मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स का यूज करता हूं, मैं अपने शरीर में आए हुई इम्प्रूवमेंट्स को महसूस कर पाता हूं। और मेरे पास एक इन्वेंट्री भी है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है।
उसे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें एक की थी। वो एक डंजन में जाने की है। इसकी लोकेशन उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखती है। जर का नाम सुनते ही उसे वही स्टैचू याद आने लगता है। इसके बाद वह अपनी माँ से मिलने जाता है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं जब उसकी माँ अचानक से बेहोश हो गई थी। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि उसकी माँ इंटरनल स्लम्बर में चली गई हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जो पोर्टल्स के अपीयर होने के बाद से शुरू हुई है और हजारों में से किसी एक को ही होती है। माना जाता है कि यह तब होता है जब किसी की बॉडी मैजिक को हैंडल नहीं कर पाती। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि इसका इलाज किया जा सके, तो डॉक्टर बस उसे जिंदा रख सकते हैं। उस दिन के बाद से ही उसने अपनी माँ का इलाज करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि उसने पावर्स अवेकन कर ली है। यह उसे ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता दिखाता है ताकि वह अपनी माँ का इलाज कर सके। लेकिन जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है तब वो किसी भी काम का नहीं था और सारे हंटर्स उससे कुछ भी शेयर करने से मना कर देते हैं। वर्तमान में जिन उसी जगह पहुंचता है जहां स्क्रीन ने बताया था कि उसे जर मिलेगा। मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर यकीन है। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं तो जरूर वहां से बचकर भाग जाऊंगा, वह सोचता है। वह उस चाबी का उपयोग करता है और दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि वह एक इंस्टेंस डंजन के अंदर आ चुका है और उसका पिछला दरवाजा बंद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने से गुजरती है। वो समझ जाता है कि यह एक अलग डायमेंशन है जो शायद बाकी के डंजन से अलग है। वह सोचता है, अरे यार, अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो सोचा था कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन ये तो दरवाजा ही बंद हो गया। फिर नोटिफिकेशन उसे बताती है कि वह इस डंजन से बाहर नहीं जा सकता जब तक वह यहाँ के बॉस को हरा ना दे या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करे। जिनको लगता है मैं तो किसी रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो अकेला डंजन कैसे क्लियर करूंगा? लेकिन उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है। वह डंजन में प्रवेश करता है और वहां उसे 3 गोब्लिन मॉन्स्टर मिलते हैं। वे जिन पर हमला कर देते हैं और जिन बस उनके अटैक को डूज ही कर पा रहा था। उसे उनके ऊपर अटैक करने का भी मौका नहीं मिलता और अंत में वह सभी मॉन्स्टर के हमले में बुरी तरह फंस जाते हैं। लेकिन गुस्से में आकर जिन फिर से खड़ा होता है और अपना चाकू से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वह बाकी के गोब्लिन्स को भी बड़ी आसानी से मार गिराता है।